नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे प्रियंका का रिकॉर्ड। यूपी में सबसे कम दिनों में सबसे ज्यादा की राजनीतिक परिक्रमा, यह इंदिरा राजीव गांधी से भी ज्यादा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी की राजनीति में ऐसी है महिलाओं की भागीदारी, प्रियंका के वादे से बदलेगी स्थिति। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे हरेंद्र मलिक 20 साल बाद सपा में शामिल, जाने क्या बोले अखिलेश यादव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। प्रियंका का रिकॉर्ड। यूपी में सबसे कम दिनों में सबसे ज्यादा की राजनीतिक परिक्रमा, यह इंदिरा राजीव गांधी से भी ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कर्मभूमि तो उत्तर प्रदेश रही है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की परिक्रमा कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कर डाली। बीते 2 सालों में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश और तराई से लेकर बुंदेलखंड तक के पूरे इलाके को नाप डाला है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक प्रियंका गांधी की इस यूपी परिक्रमा से न सिर्फ पार्टी को ऑक्सीजन मिली है, बल्कि आने वाले विधानसभा के चुनाव और 2024 में लोकसभा के चुनावों में बहुत बड़ी राजनीतिक जमीन भी मिलने वाली है। 14 जुलाई 2019 को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया। उसी के साथ प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपने ताबड़तोड़ दौरे करने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के चुनाव प्रचार कमेटी के चेयरमैन पीएल पुनिया कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने बीते 2 साल में सबसे ज्यादा जन आंदोलनों में हिस्सा लेकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वो कहते हैं प्रियंका गांधी ने सोनभद्र से शुरू करके हाथरस, उन्नाव, आगरा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर और बनारस होते हुए अब ललितपुर तक पहुंच चुकी हैं। पुनिया के मुताबिक प्रियंका गांधी इन सभी जगहों पर उन आंदोलनों में और उन परिवार के लोगों से मिलने पहुंची थी जो सरकार के दमन चक्र में फंसकर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। प्रियंका गांधी कुछ ऐसे ही नई जिम्मेदारी मिली, उसके साथ उन्होंने अपने संगठनात्मक ढांचे को पूरी तरीके से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया और उत्तर प्रदेश के एक जिले से लेकर तहसील, कस्बे, शहर, गांव और न्याय पंचायत तक में अपना संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की राजनीति में ऐसी है महिलाओं की भागीदारी, प्रियंका के वादे से बदलेगी स्थिति। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने ऐलान किया है कि अगले साल यूपी चुनाव में कांग्रेस 40% महिला उम्मीदवारों को उतारेगी। लेकिन सच तो ये है कि कांग्रेस ने पिछले 3 चुनावों में महज 12% टिकट ही महिलाओं को दिए हैं। सरोजनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल, इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री। देश की इन 3 महिला नेत्रियों के बारे में एक बात कॉमन है और वो है इनका यूपी कनेक्शन। हालांकि जिस उत्तर प्रदेश ने देश को पहली महिला राज्यपाल, महिला प्रधानमंत्री और महिला मुख्यमंत्री दी, उसी राज्य की राजनीति में आज महिलाओं की भागीदारी निराश करने वाली है। सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, लेकिन सुचेता कृपलानी के बाद यूपी को दूसरी महिला मुख्यमंत्री मिलने में 28 साल का वक्त लग गया। जून 1995 में बहुजन समाज पार्टी की मायावती समाजवादी पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। मायावती 3 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य में अब तक कभी 10% से ज्यादा महिला विधायक नहीं चुनी गयी। एक बार फिर से यूपी की सियासत में महिलाओं की हिस्सेदारी की बहस छिड़ी हुई है। वजह है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा का ऐलान। प्रियंका गांधी ने कहा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके बस में होता तो वो 50% टिकट महिलाओं को देती। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे हरेंद्र मलिक 20 साल बाद सपा में शामिल, जाने क्या बोले अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, 4 बार विधायक व 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे हरेंद्र मलिक ने करीब 20 साल बाद एक बार फिर लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष समाजवादी पार्टी में वापसी की है। उनके साथ 2 बार के पूर्व विधायक पंकज मलिक, चरथावल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जिले हैदर समेत काफी संख्या में जिले के कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़कर सपा की सदस्यता ली। पार्टी में शामिल होने के अवसर पर हरेंद्र मलिक ने अपने संबोधन में कांग्रेस को बंजर और सपा को उपजाऊ भूमि की उपमा दी। हरेंद्र मलिक ने अपना राजनीतिक जीवन चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल से शुरू किया था। वो 1885 में खतौली विधानसभा सीट से लोकदल के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके बाद वो लगातार 3 बार 1989, 1991 व 1993 में लोकदल टिकट से बघड़ा विधानसभा सीट से विधायक रहे। 1996 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने लोकदल छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली थी। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा टिकट पर वो 1998 और 1999 में लोकसभा का चुनाव मुजफ्फरनगर सीट से लड़ चुके हैं।
लेकिन एक बार वो भाजपा के सोहनवीर सिंह से और एक बार कांग्रेस के सईद उजमा से हार गए थे। इसके बाद वेस्ट की राजनीति में सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने हरेंद्र मलिक को इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल कर अपनी पार्टी का यूपी का अध्यक्ष बनाया। 2002 में उन्हें हरियाणा विधानसभा से राज्यसभा में भेज दिया गया। हालांकि उन्होंने 2004 में इनेलो को छोड़कर कांग्रेस का दाम थाम लिया था। तब से वो कांग्रेस में ही थे। हरेंद्र मलिक ने 2009 में कांग्रेस के टिकट पर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चौथे स्थान पर रहे थे। हरेंद्र मलिक ने 2004 में अपने पुत्र पंकज मलिक को बघरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया, लेकिन वो लोकदल के परमजीत मलिक से चुनाव हार गए थे। इसके बाद पंकज मलिक ने 2007 में कांग्रेस के टिकट पर बघरा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। हरेंद्र शामली जिला बनने के बाद पंकज मलिक ने शामली विधानसभा सीट से 2012 में कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा और विजयी रहे। वो 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के समय कांग्रेस के ही विधायक थे। 2017 में पंकज मलिक शामली से चुनाव हार गए थे। पंकज मलिक को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वेस्ट यूपी में कोर टीम का सदस्य माना जाता था। अब उन्होंने पहली बार समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव आज फिर देंगे मायावती को तगड़ा झटका। निषाद, कश्यप और मल्लाह समाज के कई नेता होंगे सपा में शामिल। जी हाँ दोस्तों, बसपा के कई नेता शनिवार को सपा की सदस्यता लेंगे। इसमें कई बसपा के बागी विधायक भी हैं। यह बागी विधायक पहले से ही सपा के संपर्क में हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन्हें सपा में विधिवत शामिल कराएंगे। इस बीच शुक्रवार को सर्व समाज एकता दल के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह कश्यप ने सपा को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। गोवर्धन मथुरा के पूर्व प्रमुख विनोद चौधरी तथा लखनऊ के कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हैदर कांग्रेस छोड़कर आज समाजवादी पार्टी के सदस्य बन गए। बसपा छोड़कर मुजफ्फरनगर के पूर्व प्रत्याशी लोकसभा जिले हैदर तथा बलरामपुर के पूर्व विधायक रामसागर अकेला ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रीय जलवंशीय क्रांति दल के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र साहनी, सर्वजन समता पार्टी के अध्यक्ष आदेश कश्यप, अभय समाज पार्टी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम निषाद, अखंड जलवंशीय सेना के अध्यक्ष अजय कश्यप तथा एकलव्य सेना के उमेद सिंह कश्यप तुरहा समिति के रामेश्वर दयाल, केवट आर्मी के बबलू बिंद, जलवंशीय समिति के जितेंद्र निषाद मल्लाह समिति के शंकर निषाद सेना के मुकेश निषाद तथा आजमगढ़ सेवा संस्थान के संजय निषाद ने भी समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के मंत्री से भिड़े राकेश टिकैत, कहने लगे आपकी पार्टी झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट, रोकते रह गए एंकर। जी हाँ दोस्तों, पिछले 11 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर ही एक टीवी कार्यक्रम के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत हरियाणा के मंत्री से भिड़ गए। एंकर के रोके जाने के बावजूद वे भाजपा नेता से कहने लगे कि आपकी पार्टी तो झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट है। हरियाणा के क्षेत्रीय न्यूज चैनल हर खबर हरियाणा के एक कार्यक्रम के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के बीच जमकर बहस हुई। कार्यक्रम के दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसान नेता से सवाल पूछते हुए कहा कि हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल जैसे कई जिलों में यह आंदोलन नहीं है बल्कि कुछ ही जिलों में आंदोलन है। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आप देखो तो सही, हर जगह आंदोलन है। आपको कर्नाटक का आंदोलन दिखाई नहीं देगा, आपको तमिलनाडु का दिखाई नहीं देगा, आपको बंगाल का दिखाई नहीं देगा। किसान नेता के इतना कहते ही परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा उन्हें बीच में टोकते हुए कहने लगे कि ऐसा नहीं है। साथ ही उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर हुई कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आप किसानों को अपमानित मत कीजिए। किसान इतना बुरा कभी नहीं कर सकता है। किसान सेना में काम करेगा, खेत में काम करेगा, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं करेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से बड़ी एनसीआर के करोड़ों लोगों की मुसीबत। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाए जाने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से शुक्रवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। सफर इंडिया का कहना है कि पराली जलाए जाने के कारण प्रदूषण में धुएं की भूमिका 20% रही, जो इस सीजन में अब तक सबसे अधिक है। लिहाजा दिल्ली का एयर इंडेक्स 305 पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों से पराली के धुएं का असर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में उच्च स्तर पर दर्ज की गई, लेकिन हवा की दिशा पराली का धुआं दिल्ली पहुंचने के अनुकूल है। इस वजह से अगले 2 दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में निचले स्तर पर रहने की संभावना है। CPCB के अनुसार शुक्रवार को 24 घंटे में दिल्ली का एयर इंडेक्स 283 दर्ज किया गया। एक दिन पहले दिल्ली का एयर इंडेक्स 268 था। गाजियाबाद में एयर इंडेक्स सबसे अधिक 321 दर्ज किया गया।
जो बेहद खराब श्रेणी में है। एक दिन पहले गाजियाबाद का एयर इंडेक्स 290 था। सफर इंडिया के अनुसार दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने की 1112 घटनाएं हुई हैं। उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ से हवा चलने के कारण दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की भूमिका 20% हो गई है। इस वजह से वातावरण में PM 2.5 का स्तर अधिक बढ़ गया है। PM 2.5 का स्तर 124 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर व PM 10 का स्तर 253 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। 28 अक्टूबर को प्रदूषण में पराली के धुएं की भूमिका 19% थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रात को दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर खोला, आंदोलनकारियों ने बंद किया बैरिकेड हटाने पर हंगामा। जी हां दोस्तों, टिकरी बॉर्डर से एक तरफ का रास्ता खोलने को लेकर 2 दिन से चल रही कवायद में शुक्रवार की रात हंगामा खड़ा हो गया। जैसे ही दिल्ली पुलिस ने आखिरी बैरिकेडिंग ले हटाई तो आंदोलनकारी विरोध पर उतर आए। JCB के सामने लेट गए और लोहे के बैरिकेड लगाकर खुद ही 2 जगहों से रास्ता बंद कर दिया। यहीं पर सभा शुरू कर दी गई, भीड़ जुटा ली गई और ऐलान कर दिया कि वे अब बॉर्डर नहीं खुलने देंगे, चाहे उनकी जान चली जाए। आंदोलनकारी बोले कि अब तक तो वे 5 फीट का रास्ता देने का तैयार थे, लेकिन अब वो भी नहीं देंगे। इससे पहले शुक्रवार की शाम को दिल्ली और हरियाणा पुलिस प्रशासन के साथ बैठक में टिकरी बॉर्डर को एक तरफ से खोलने के लिए आंदोलनकारियों ने 5 फीट का ही रास्ता देने की शर्त रखी थी। ऐसे में यह बैठक बेनतीजा रही थी और शनिवार को फिर से बातचीत होनी थी, मगर रात को दिल्ली पुलिस ने जैसे ही रास्ता खोला तो आंदोलनकारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बैरिकेड हटाने के लिए जो JCB आई थी उसके सामने ही आंदोलनकारी लेट गए। बाद में 2 जगहों पर बैरिकेड लगा दिए। आंदोलनकारियों ने दिल्ली पुलिस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अब बॉर्डर को न खुलने देने का ऐलान कर दिया है। उधर हंगामे के बाद दिल्ली व हरियाणा की तरफ से भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। देर रात तक यहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बूटा सिंह ने कहा कि हम किसी सूरत में टिकरी बॉर्डर से रास्ता नहीं खुलने देंगे। अब तो सभी बॉर्डर तभी खुलेंगे जब आंदोलन खत्म होगा। उससे पहले चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन रास्ता नहीं खाला जाएगा। बूटा सिंह ने कहा कि हमने दिल्ली व हरियाणा पुलिस के साथ बैठक में 5 फीट का रास्ता देने पर सहमति जता दी थी। शनिवार को सुबह 10 बजे रास्ता खुलना था, मगर रात में ही पुलिस ने बैरिकेड हटाकर वायदा खिलाफी की है, इसलिए हम अब कोई भी समझौता नहीं मानेंगे। अब 6 नवंबर को संयुक्त मोर्चा की बैठक में ही फैसला होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान प्रदर्शनकारियों की हरकत से हैरानी, यूपी गेट पर जहां से हटाया था बैरिकेड वहां डाल दी खाट। जी हां दोस्तों, दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर जिस जगह से दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार देर रात कड़ी मशक्कत कर बैरिकेड हटाए थे, वहां पर शनिवार सुबह हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। गाजीपुर बॉर्डर पर जिस जगह से बैरिकेड हटाए गए हैं, वहां पर शनिवार सुबह किसान प्रदर्शनकारियों ने टेंट लगाकर खाट चारपाई लगा दी है। इस बाबत तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें किसान खाट पर लेटे हैं। इसके अलावा किसान पूर्व की भांति यूपी गेट पर पूरी तरह काबिज हैं और आम रास्ता रोका हुआ है। एक तरह से किसान प्रदर्शनकारियों की यह हरकत सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, क्योंकि कोर्ट पहले ही कह चुका है रास्ते नहीं रोके जाने चाहिए। अब किसान आम लोगों का रास्ता रोक रहे हैं। राकेश टिकैत समेत सभी नेता कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोका है। अब किसान खाट डालकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं। दिल्ली NCR के गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 11 महीने से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की अगुवाई में यूपी के किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली आने जाने वाले रास्तों पर कब्जा करके बैठे किसान प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों टेंट लगाए हैं। बॉर्डर से बैरिकेड हटाने पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया, कहा बैरिकेड की तरह कृषि कानून भी हटा दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर से बैरिकेडिंग हटाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अभी तो सिर्फ दिखावटी बैरिकेडिंग हटाए गए हैं, कुछ दिनों में कृषि कानून भी हटा दिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस टिकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का काम कर रही है। बता दें कि लगातार 11 महीने आंदोलन चलने के बाद आज टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर उम्मीद की किरण नजर आई है। बॉर्डर का रास्ता खोला जा रहा है, यह किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण उजागर हो रही है। साथ ही सड़क के बीच में लगाई गई लोहे की कीलें भी हटाई जा रही हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, अभी तो सिर्फ दिखावटी बैरिकेड हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि विरोधी कानून भी हटेंगे। अन्नदाता सत्याग्रह जिंदाबाद। बता दें कि हाई कोर्ट की सुनवाई के सामने यह बात सामने आई थी कि किसानों द्वारा रोके गए रास्ते से आम लोगों को यातायात के लिए परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, जिसके बाद किसानों ने कहा कि यह रास्ता उन्होंने नहीं रोका है, बल्कि पुलिस अधिकारियों द्वारा रोका गया है। किसान आंदोलन को 11 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 11 महीने बाद टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर उम्मीद की एक किरण सामने आए। इन दोनों ही बॉर्डर का एक तरफ का रास्ता खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ पुलिस ने सीमेंट से बनाया गया एक बैरिकेड हटा दिया है। साथ ही सड़क के बीच में लगाई गई लोहे की किले भी हटा दी गई है।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने भी ये कहा है कि रास्ता खोलने के लिए पुलिस भी तैयार है, लेकिन किसान इस बात का वादा करे कि किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं होगी। फिलहाल जब तक पुलिस और किसानों के बीच पूरी तरह से समझौता नहीं हो जाता तब तक रास्ता बंद ही रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत की इस बात ने फिर उड़ा दी दिल्ली पुलिस और खुफिया तंत्र की नींद। जानिए क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर अपने बयान से दिल्ली पुलिस और खुफिया तंत्र की मुश्किलें बढ़ा दी है। 26 जनवरी 2021 की राजधानी की सड़कों पर किसानों के ट्रैक्टर का उपद्रव पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद किसानों ने लाल किले की प्राचीर पर जो किया वो भी किसी से छिपा नहीं रहा। अब एक बार फिर राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने के दौरान कहा कि जब ये बैरिकेड हटा दिए जाएंगे तो फिर किसानों का ट्रैक्टर पहले दिल्ली जाएगा। किसान अपनी फसल को बेचने के लिए पार्लियामेंट जाएंगे। उनके इस बयान के बाद दिल्ली पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियों की चिंताएं बढ़ गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान पंचायत चुनाव परिणाम, मतगणना जारी, कांग्रेस का दबदबा, भाजपा काफी पीछे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के 2 जिलों अलवर और धौलपुर में हुए पंचायत चुनाव के लिए आज मतगणना जारी है। अब नतीजे भी आने लगे हैं। अब तक के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि भाजपा पिछड़ती जा रही है। आज 478 जिला परिषद और 70 पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे आएंगे। नतीजों के मुताबिक अलवर की रामगढ़ पंचायत समिति में कांग्रेस ने 15 वार्डों में से 11 पर जीत हासिल कर ली है, जबकि भाजपा ने अब तक 2 सीट जीती है। बाकी पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वहीं तिजारा में भी कांग्रेस आगे चल रही है। 2 जिलों के 72 जिला परिषद सदस्य, 492 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल के साथ मतगणना के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष गुप्ता हत्याकांड, सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस, सीबीआई जांच पर पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, यूपी के गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका पर यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिस पर मनीष गुप्ता की पत्नी की ओर से कहा गया कि एक प्रेस नोट दिया गया था कि मामले की जांच की सीबीआई के लिए सिफारिश की गई है, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी कुछ नहीं किया गया है। यहाँ तक कि यूपी पुलिस की सिट ने क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं किया है। बता दें कि कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी ने दाखिल की याचिका में मामले की जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें यूपी पुलिस की सिट जांच पर भरोसा नहीं है। यूपी पुलिस ने इस मामले में शुरू से ही आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। पहले इसे दुर्घटना बताया गया, फिर 48 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। लिहाजा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और ट्रायल को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। गौरतलब है कि कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता 27 सितंबर की सुबह 8 बजे गोरखपुर अपने 2 दोस्तों हरवीर व प्रदीप के साथ घूमने गए थे। तीनों युवक तारामंडल स्थित होटल कृष्णा पैलेस में ठहरे थे। 27 सितंबर की रात ही रामगढ़ ताल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, फिल्मंडी चौकी प्रभारी रहे अक्षय मिश्रा सहित 6 पुलिस वाले आधी रात के बाद होटल में चेकिंग को पहुंच गए थे। कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मियों से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस की ओर से नशे में गिरने से मौत बताया गया था, मगर बाद में केस दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीष के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। मनीष की पत्नी मीनाक्षी की शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की जनता ने चुनाव में बीजेपी को क्वारंटाइन करने का फैसला किया है। अखिलेश, जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को यहां कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा चाहे जो भी रणनीति बना ले, लोगों ने पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश की जनता ने चुनाव में भाजपा सरकार को क्वारंटाइन करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा योगी सरकार के कामकाज की सराहना के बाद अखिलेश यादव ने कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता को देखें। यूपी में निवेश करने वाली बड़ी कंपनियां कहां हैं? भाजपा ने जिन नौजवानों के लिए नौकरियों के लिए वादा किया था, वे कहां हैं? अखिलेश ने कहा, लोग बीजेपी को क्वारंटाइन में रखेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एसकेएम ने कहा, किसान नेताओं की बात सही साबित हुई, पुलिस ने ही रोका था रास्ता। जी हां दोस्तों, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने आज लगातार दूसरे दिन टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर मोर्चों पर कुछ बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। एसकेएम नेताओं ने कहा कि वे सही साबित हुए हैं कि पुलिस ही सड़कों को अवरुद्ध कर रही थी। बता दें कि कल से दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स और विभिन्न अन्य बाधाओं को हटाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है।
ऐसा टिकरी मोर्चा के साथ साथ गाजीपुर मोर्चा पर भी हो रहा है। यह सर्वविदित है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार किया है जैसे कि वे भारत के दुश्मन हैं और देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। पुलिस ने विशाल सीमेंट बोल्डर, धातु के बैरिकेड्स की 9 परतें, सड़कों पर रेत के ट्रक लगाकर और सड़क पर कीलों की कई परतों को ठोक कर मोर्चा स्थल को किलेबंद कर दिया गया। नवीनतम आख्यान में जाहिर तौर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्रभावित करने के लिए इन बैरिकेड्स को आंशिक रूप से हटाने का काम किया जा रहा है। एसकेएम इन घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं और भाजपा सरकार के युद्धाभ्यास को देख रहा है। एसकेएम नेताओं ने कहा कि विरोध करने वाले किसान सही साबित हुए हैं। यह पुलिस है जिसने सड़कों को अवरुद्ध किया है और किसानों ने नहीं की है। यही किसानों ने पहले भी समझाने की कोशिश की थी। प्रदर्शनकारियों ने पहले भी यातायात की जगह दी थी और अब भी ऐसा ही किया जा रहा है।